नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। आप भी पूछ सकते हैं सवाल, फोन नंबर नोट कर लीजिए 0222300164 या फिर आप हमें 0222300165 पर कॉल कर सकते हैं। फेसबुक पर @ZEE बिजनेस ऑनलाइन, ट्विटर पर @ZEE बिजनेस अपने सवाल भेजिए #बाजार आज और कल लिखकर। और आपकी कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, साथ ही खास मेहमान हैं हमारे साथ प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी, स्वागत करते हैं हम आपका आज के शो में। और सबसे पहले आज के बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो शेयर बाजार में आज निचले स्तर से रिकॉर्ड तोड़ तेजी देखी गई। चौतरफा खरीदारी के चलते और सेंसेक्स और निफ्टी ने रिकॉर्ड बनाया। इंट्राडे में सेंसेक्स पहली बार हमने देखा 65,800 और निफ्टी 19,512 का रिकॉर्ड स्तर छूते हुए नजर आए। और कारोबार के अंत में सेंसेक्स 340 अंकों की बढ़त के साथ 65,786 के लेवल पर बंद हुआ, तो निफ्टी 99 अंकों की बढ़त के साथ 19,500 के पास बंद हुआ। बैंक निफ्टी 188 अंक चढ़कर 45,340 के स्तर पर आज हुआ बंद। और आइए अब एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि एक दिन की रुकावट के बाद बाजारों ने ये रफ्तार क्यों पकड़ी। 1 से 1.5 दिन की हल्की रुकावट और हल्के फुल्के करेक्शन और टाइम पास करने के बाद भारतीय बाजारों ने आज फिर से तगड़ी रफ्तार पकड़ी और ये रफ्तार मिड सेशन से बनती हुई दिखी। सुबह शुरुआत करने के लिए संकेत आज फिर से कमजोरी के थे। अमेरिकी बाजारों में कमजोरी के साथ कल कारोबार हुआ और उसके अलावा आज डाउ फ्यूचर्स भी सुबह से नुकसान के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे थे। एशिया और यूरोप के सब बाजारों में लाल निशान के साथ कारोबार होता दिखा। तो ऐसे में आप मान सकते हैं, समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया में शायद भारतीय बाजार ही अकेले ऐसे थे जो हरे निशान में और मजबूती के साथ आज कारोबार करते दिखे। इससे आप बाजार की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। खुले तो हम भी अमेरिकी बाजारों के संकेतों के हिसाब से थोड़े सुस्त, थोड़े कमजोर, हरे लाल निशान के बीच में दिन भर झूलते रहे। शुरुआती आधे घंटे में जहां नीचे का लेवल बनाया, बाजारों ने सपोर्ट लिया, उसके बाद पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखा। पहले 19,400 के ऊपर टिके निफ्टी पर और उसके बाद बढ़ते बढ़ते मिड सेशन से आज वीकली एक्सपायरी के दिन शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी दोनों का मिला सहारा और बाजार धीरे धीरे अपनी ऊंचाइयां और बनाते और बढ़ाते नजर आए। 19,512 अब यह इतिहास में दर्ज हो चुका है नए हाई के तौर पर और लगभग 88 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी 19,500 के बेहद करीब बंद होता दिखा। बैंक निफ्टी में यहाँ पर भी मजबूती के साथ कारोबार हुआ और 45,300 के आसपास की एक अच्छी क्लोजिंग कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी में भी मिली है। सेंसेक्स ने भी आज दिन के दौरान एक फिर से नया रिकॉर्ड बनाया और लगभग 65,800 के आसपास सेंसेक्स भी बड़ी मजबूती के साथ दिन के दौरान भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी इतिहास बनाकर बंद होता दिखा। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में तेजी का रुझान बरकरार है। ब्रॉडन मार्केट में खरीदारी का माहौल है और डाउ फ्यूचर्स लगभग 150 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे थे। उसके बावजूद भारतीय बाजार दिन की ऊंचाइयों पर लाइफ हाई पर जाकर बंद हो रहे हैं। तो इसके पीछे भारतीय बाजारों का मजबूत मोमेंटम, तकनीकी तौर पर अच्छी ब्रेकआउट की संकेत और इसके साथ साथ एफआईज की तरफ से खरीदारी के आंकड़े और आज वायदा कारोबार की वीकली एक्सपायरी के दिन शॉर्ट कवरिंग का सहारा, ये सारे वो ट्रिगर्स थे जिन्होंने भारतीय बाजारों में जोश को आज भी बरकरार रखा। और कल की हल्की फुल्की कमजोरी, साइडवेज, सुस्ती के संकेतों के बाद भारतीय बाजार ने आज फर्स्ट हाफ में सधी हुई शुरुआत की और सेकंड हाफ में फिर से रफ्तार पकड़ी। आइए अब अविनाश जी के पास चलते हैं। अविनाश जी, तो बाजार ने येट अगेन अनदर लाइफ टाइम हाई बनाया, तो बाजार के इस शिखर पर जाने को लेकर आप क्या राय देंगे और आगे की राह आपको कैसी लगती है बाजार की? स्वाति, मुझे लग रहा है कि बाजार में जो बाइंग मोमेंटम आज देखने को मिला था वो वापस इस बात पे कायम था कि एफआईएस की लिक्विडिटी बहुत मजबूत है। प्लस अभी मार्केट्स जो नियर टर्म में देखेगी वो फेड की पॉलिसी देखेगी कि क्या इंटरेस्ट रेट्स कितने बढ़ने वाले हैं, गवर्नर साहब की क्या कमेंट्री है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स और इंडियन मार्केट्स के लिए। और उसके बाद जो नतीजों का सीजन होगा वो मेरे ख्याल से किस तरह से पैन आउट होता है, क्योंकि 12 तारीख से आई थिंक टीसीएस अपना क्वार्टरली सीजन शुरुआत कर रहा है। बट ओवरऑल मार्केट्स में ये बाय ऑन डिक्लाइन वाला मार्केट है। अच्छे क्वालिटी कंपनीज निवेशकों को जरूर खरीदना चाहिए और मुझे लग रहा है कि जब तक मार्केट 19,100-200 के करीब है तब तक कोई घबराहट या पैनिक सेल ऑफ की कोई गुंजाइश नहीं है। तो मार्केट डेफिनेटली जो भी जब भी गिरता है, कोई भी करेक्शन होता है, तो इसको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी समझ के बाय ऑन डिक्लाइन करना चाहिए। हालांकि अभी मार्केट बहुत छोटे समय में जरूर भागे हैं, लेकिन क्वालिटी कंपनीज में हमको लग रहा है कि अभी भी रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है। तो स्टॉक स्पेसिफिक रवैया अपनाइए, यही राइट स्ट्रैटेजी रहेगी।
ओके, तो आइए अब कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी आपसे जान लेते हैं। अविनाश जी, 7 से 10 दिनों का नजरिया हो तो पोजिशनल ट्रेड कौन से स्टॉक में रखने की सलाह रहेगी आपकी? स्वाति, 8 से 10 दिन का अगर नजरिया है तो हमको बैंकिंग में एसबीआई पसंद है। हमको लग रहा है कि देखिए स्टॉक में ऑलरेडी एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिला है। 8 से 10 दिन के लिए हमको लग रहा है कि करंट प्राइस पे खरीदना चाहिए। करीबन 612 613 का आप एक टारगेट प्राइस लेके चल सकते हैं। और एक छोटा स्टॉप लॉस 582 का रखिए। ये आपको 8 से 10 दिन में बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देने की कैपेसिटी रखता है। हालांकि अगले 3 महीना भी कोई अगर रखता है तो अच्छी खासी कमाई होगी। तो मेरी तरफ से शॉर्ट टर्म पिक एसबीआई, टारगेट प्राइस 613 फॉर द नेक्स्ट 8 to 10 days। ओके, तो शॉर्ट टर्म पिक के लिए एसबीआई पसंद है। हमारे आज के एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर जी को बातचीत का सिलसिला उनसे जारी रखेंगे। कुछ सवाल भी ले लेते हैं हमारे दर्शकों के। और पहला सवाल इस वक्त हमारे पास आया है सोशल मीडिया पर ही, एमपी ग्वालियर से प्रतिभा जैन जी का। हडको इनके पास है और लेवल्स में बता दूं 2000 शेयर है और 49 इनकी खरीद ये बता रही हैं हडको पे। जानना चाह रही हैं कि फिलहाल 20,000 के मुनाफे पर तो है ये, आगे स्टॉक का भविष्य क्या? देखिए, मुझे लग रहा है कि हुडको में इन्होंने बहुत ही अच्छे लेवल पे एंट्री की है। मेरे ख्याल से अगर ये 6 से 12 महीने की अवधि और रखती है तो डेफिनेटली और भी बढ़त पॉसिबल है, क्योंकि बहुत समय के बाद हुडको में हमने फंडामेंटली भी नंबर्स इंप्रूव होने लग गए हैं। प्लस मुझे लग रहा है कि इसकी बुक वैल्यू जो है वो करीबन 65-70 रुपए है, तो काफी अंडर वैल्यूड ऑलरेडी है। पर हाउसिंग मार्केट में, स्पेसिफिकली मास हाउसिंग मार्केट में, हुडको एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट प्लेयर है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से इनको होल्ड करना चाहिए। 6 to 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखिए। मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी करीबन एक 15-20% की अपसाइड पॉसिबल है। हुडको में होल्ड करने की सलाह आ रही है आपके लिए अविनाश जी की तरफ से। आइए अब अगले कॉलर से बात करते हैं। गुजरात बड़ोदरा से मुकेश चौहान हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? नमस्कार जी, मेरे पास जमुना ऑटो है, 128 का खरीदी है, क्या करना चाहिए? और पॉलीप्लेक्स है, 2300 रुपए का खरीदी है। अच्छा, पॉलीप्लेक्स 2300 पे खरीदा है। दोनों स्टॉक्स में कब तक रुकने का प्लान है आपका मुकेश जी? पॉलीप्लेक्स में रुक सकते हैं 6 महीना। ओके, जमुना ऑटो, पॉलीप्लेक्स, सर दोनों स्टॉक कैसे लगते हैं और इनके नजरिए के हिसाब से क्या स्ट्रैटेजी आप सलाह देंगे? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए जमुना ऑटो कंट्री की सबसे बड़ी चैसी कंपोनेंट वाली कंपनी है और ज़्यादातर सारे कमर्शियल व्हीकल कंपनीज को केटर करते हैं, जैसे टाटा मोटर, अशोक लेलैंड, वोल्वो, आयशर मोटर्स। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री अगर बढ़ती है तो इस ग्रोथ का फायदा जमुना ऑटो को भी मिलेगा। इन्होंने स्लाइटली ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक जरूर खरीदा है, लेकिन अगर ये 6 to 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम लेते हैं तो मुझे लग रहा है कि 140-150 का एक टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो यहाँ पे डेफिनेटली लॉस में ना बुक करें। और दूसरा शेयर इन्होंने पॉलीप्लेक्स बहुत ही ऊपरी लेवल पे लिया है। इनकी बाइंग प्राइस करीबन 2300 है। अभी प्राइस ऑलरेडी आधा हो चुका है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि नजरिया अगर आपका 1.5 साल का है तो ही यहाँ पे होल्ड करिए। 6 महीना इनका जो वेटिंग पीरियड है बहुत ही छोटा है और इसमें कोई बड़ा रीरेटिंग ट्रिगर आएगा नहीं, क्योंकि ओवरऑल इंडस्ट्री में तकलीफें चल रही है, मार्जिन प्रेशर में है। तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म नजरिया है तो यहाँ से स्विच करें, बट अगर आपका 1.5 साल का नजरिया है तो ही होल्ड करें। जो आपके दोनों स्टॉक्स पर रही राय हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। आइए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जोधपुर से पोकर राम जी का सवाल हमारे पास है। विप्रो के पास है सर, 1000 शेयर है और 391 की खरीद है। लॉन्ग टर्म व्यू है इनका इस स्टॉक पर, करना चाह रहे हैं आपसे, लेना चाह रहे हैं सलाह कि होल्ड करें, एवरेज या फिर बेचने की सलाह। 5200 का मुनाफा है अभी इन्हें। देखिए, मुझे लग रहा है बहुत कम ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने विप्रो जैसे शेयर में मुनाफा कमाया। तो मैं तो कहूंगा कि काफी लकी इन्वेस्टर है, क्योंकि विप्रो में हमको लग रहा है कि देखिए अभी बायबैक ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। 445 में इन्होंने बायबैक किया था। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगले 6-8 महीने के लिए अगर इनका वेटिंग पीरियड है, अगर ये थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं तो ही इसमें एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है, क्योंकि अगले 2 क्वार्टर्स थोड़ी सी मार्जिन प्रेशर रहेगी, थोड़ा सा चैलेंज रहेगा। तो मेरे ख्याल से लंबी अवधि के लिए डेफिनेटली इस प्राइस में होल्ड करें, बट शॉर्ट टर्म नजरिया अगर आपका है तो इसमें कोई बड़ा रीरेटिंग ट्रिगर नियर टर्म में आएगा ऐसा लगता नहीं है। जी, अगले कॉलर हमारे साथ है अविनाश अमरावती से। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? ABFRL है मेरे पास और KPIT टेक है मैम। ठीक है, दोनों के लेवल्स बताइए और क्या खरीद क्या है?
मेरा 216 का है ABFRL का और KPIT टेक 720। कब तक के लिए ले रखा है आपने? KPIT टेक मेरा लॉन्ग टर्म है, ABFRL मेरा शॉर्ट टर्म का व्यू है। ओके, ठीक है सर। दोनों ही स्टॉक क्या राय रहेगी आपकी? KPIT में तो इनफैक्ट अच्छे लेवल्स पर इनकी एंट्री हुई है। AB फैशन में 216 की इनकी खरीद है। क्या राय रहेगी दोनों स्टॉक्स में? देखिए, मुझे लग रहा है कि अगर ABFRL की बात करें तो शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा ट्रिगर दिखता नहीं है, क्योंकि नंबर्स जो है वो दिसंबर क्वार्टर के, मार्च क्वार्टर के काफ़ी मार्जिन प्रेशर देखने को मिला था। तो नज़रिया कम से कम 3 से 6 महीना का रखिए। मुझे लग रहा है कि अगर शॉर्ट टर्म का भी पॉइंट ऑफ व्यू है तो 1-2 क्वार्टर अगर ये स्टॉक होल्ड करते हैं, तो जिस प्रकार से इन्होंने अभी ब्रांड्स एक्वायर किए हैं, जिस प्रकार से अभी कंजम्पशन में अपटिक दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली यहाँ से और थोड़ा सा बढ़त पॉसिबल है। तो कम से कम 240-250 का एक नियर टर्म का टारगेट प्राइस बनेगा अगले 3 से 6 महीने के लिए। और KPIT टेक में मुझे लग रहा है कि इनको बेचने की कोई जरूरत नहीं है। इनका एंट्री प्राइस तो वैसे भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो स्पेस में काम करती है कंपनी, ज्यादातर ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, उसमें बहुत पोटेंशियल आगे है। तो यहाँ पे कम से कम साल 1.5 साल का नजरिया रखे, काफी अच्छी वेल्थ क्रिएशन इस लेवल से भी और बनेगी। ओके, तो रही आपके स्टॉक्स पर हमारे आज के एक्सपर्ट की राय। हमारे पास अगला सवाल नासिक से प्रदीप इंग्लिश साहब जी का है। इनके पास टेगा इंडस्ट्रीज है, 100 शेयर है और 598 की खरीद है। इनकी खरीद से तो डबल टेगा इंडस्ट्रीज हो चुका है, तो मुनाफा काफी अच्छा इन्होंने कमाया है इस स्टॉक में। सर, जानना चाहेंगे टेगा इंडस्ट्रीज पर आपका क्या व्यू रहेगा? मुनाफा इनका बम्पर। नहीं, बिल्कुल। देखिए, बहुत ही अच्छे लेवल पे इन्होंने टेगा इंडस्ट्रीज खरीदी है। टेगा इंडस्ट्रीज, सबको बता दूं कि बेसिकली ये स्टील सेक्टर से रिलेटेड है, लेकिन ये ज़्यादातर कंज्यूमेबल्स प्रोडक्ट्स बनाती है, जहां से इनको काफ़ी अच्छा रेवेन्यू मिक्स मिलता है, प्लस अपने फील्ड में एक वेल एस्टैब्लिश मार्केट लीडर है। अभी इन्होंने सिर्फ 100 शेयर लिए स्वाति, तो मैं इनको कहूंगा कि 25 शेयर आप बेच दीजिए, क्योंकि इनका कैपिटल वो रिकवर कर सकते हो, और बैलेंस 65-70 जो भी शेयर ये रखना चाहते हैं वो होल्ड करे, क्योंकि आने वाला साल दैट इज 24 वो भी काफी स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि इनका नया यूनिट भी कमीशन हो चुका है। और जिस प्रकार से नंबर इन्होंने दिखा है, मेरे ख्याल से FY24 शुड बी मच बेटर देन लास्ट ईयर। तो बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करे और थोड़ा सा मुनाफा वसूल कर ले। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह टेगा इंडस्ट्रीज में आपके लिए। विश्वजीत जी इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? मेरे पास फेडरल बैंक है, 2000 शेयर है, एट द रेट प्राइस ऑफ 126। और दूसरा है IRB इंफ्रा, प्राइस है मेरा 27.80, स्टॉक है क्वांटिटी 600। फेडरल बैंक और IRB इंफ्रा आपके पास है। दोनों स्टॉक में कब तक का व्यू है आपका विश्वजीत जी? मैडम लॉन्ग 6 से 12 महीने का है। ठीक है, 6 से 12 महीने का व्यू फेडरल बैंक और IRB इंफ्रा पर ये रख रहे हैं। अविनाश जी, समझना चाहेंगे दोनों स्टॉक्स पर आपकी तरफ से राय? देखिए, फेडरल बैंक की बात करें तो स्वाति, मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस Q1 में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक FY24 का। ऑलरेडी बिजनेस कमेंट्री जो फेडरल बैंक की आई है वो काफ़ी दमदार है। इनफैक्ट नॉट ओनली इनका कासा रेशो इंप्रूव हो चुका है, लेकिन अभी जो गोल्ड फाइनेंस उन्होंने शुरू किया है वहाँ पे भी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। हमको लग रहा है कि अगर ये 8 से 12 महीने का व्यू लेके काम करते हैं तो 165-170 का एक मीडियम टर्म का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। और दूसरा शेयर आपने कौन सा बोला था, इफ यू कैन रिपीट? सर, IRB इंफ्रा। देखिए, IRB इंफ्रा में भी हमको लग रहा है कि जो क्लियरली इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में जो वर्टिकल में ये काम करते हैं, डेफिनेटली बहुत बड़ा वर्टिकल है, क्योंकि रोड्स और हाईवेज का जो काम है और डेफिनेटली जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे डेफिनेटली IRB इंफ्रा के पास काफ़ी अच्छे एसेट्स उनके बैलेंस शीट पे, थोड़ा सा ऊपरी लेवल पे उन्होंने ज़रूर लिया है, लेकिन नज़रिया अगर वापस साल भर का रखते हैं तो मैं समझता हूँ कि 33-34 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो इस लेवल पे मत बेचिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, यहाँ पे भी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको मिलेगा, प्रोवाइडेड आप 8 से 12 महीने का टाइम फ्रेम लेते हैं। जी, अगले कॉलर से बात करते हैं। सूरत से परेश जी हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? नमस्कार मैडम, मेरे पास SBI कार्ड है IPO के टाइम के, तो क्या करना चाहिए? क्या खरीदे आपकी?
755 और समथिंग कुछ था उसका आईपीओ प्राइस। ओके सर, एसबीआई कार्ड क्या लगता है आपको फ्यूचर? देखिए, मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से डिजिटाइजेशन स्वाति इंक्रीजिंगली बढ़ रहा है, मुझे लग रहा है कि देखिए क्रेडिट कार्ड कंपनीज को आगे ग्रोथ पोटेंशियल डेफिनेटली अच्छा मिलने की स्वाभाविक कंडीशन है। लेकिन हाँ, इनको थोड़ा बहुत कंपटीशन यूपीआई से मिल रहा है। लेकिन जिस प्रकार की पेरेंटेज इनके पास है, जिस प्रकार का इनका टेक्नोलॉजी बेस बड़ा है, मुझे लग रहा है कि देखिए अगर इनका नजरिया 12 से 15 महीना है तो डेफिनेटली शेयर 4 डिजिट्स में भी जा सकता है, बट टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए। कंपनी बहुत अच्छी है, बिजनेस बहुत अच्छा है, एसेट लाइट बिजनेस है, यहाँ पर कोई एसेट क्वालिटी का प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, थोड़ा सा कंपटीशन यूपीआई आने के कारण थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है, बट डेफिनेटली साल 1.5 साल का नजरिया रखते हैं तो अच्छा खासा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड इनको मिलना चाहिए। तो मैं सजेस्ट करूंगा यहाँ पे होल्ड करें। मध्य प्रदेश से सचिन जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? मेरे पास डीमार्ट का है मैडम। 4,259 रुपए में खरीदा था मैंने। क्या आसार है उसके बढ़ने के? रोक के रखना चाहिए या निकाल देना चाहिए? 4,000 से ऊपर की खरीद डीमार्ट में नुकसान पे है सर, क्या करें एवेन्यू सुपरमार्ट्स में? देखिए, मुझे लग रहा है कि एवेन्यू सुपरमार्ट्स का भी जो बिजनेस कमेंट्री अपडेट आया था वो काफ़ी अच्छा था। इनफैक्ट हमको लग रहा है कि अच्छी खासी ग्रोथ उन्होंने रेवेन्यू, प्रॉफिट्स एज वेल एज नए स्टोर्स खोलने में काफ़ी सक्षम है। लेकिन इन्होंने बहुत ही ऊपरी लेवल पे स्टॉक खरीदा है। देखिए, डीमार्ट में अगर इन्होंने खरीदा है तो मैं समझता हूँ कि कम से कम 1.5-2 साल का नज़रिया रखिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो ये स्टॉक काफ़ी एक्सपेंसिव है और इसमें कोई बड़ी बढ़त आएगी नहीं। तो नज़रिया कम से कम 2 साल के ऊपर का रखिए और अगर हो सके तो थोड़ा-सा एवरेज कर लीजिए, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि ऊपरी लेवल पे इन्होंने स्टॉक खरीदा है। अगर एवरेज करते हैं तो थोड़ा-सा कॉस्ट भी इनका कम होगा और नज़रिया 1.5-2 साल का रखिए और लेकिन लॉस में मत बुक करिए, क्योंकि काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी कंपनी के पास है। 1.5-2 साल के बाद अगर ये होल्ड करते हैं तो अच्छा खासा मुनाफा बनने का पोटेंशियल रहेगा। कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी, बाजार के लिए अहम संकेत समझते हैं अनिल जी से। जहां तक कल के ट्रेडिंग सेशन का सवाल है, इंटरेस्टिंग होगा कल की शुरुआत देखना, क्योंकि आज भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स ऑलरेडी 150 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भारतीय बाजारों में कहीं कोई डर दिखा नहीं अमेरिकी बाजारों का। लगातार दूसरे दिन अमेरिकी बाजार फिर से कमज़ोर हो सकते हैं। कि अगर कमज़ोर हुए तो हम नीचे खुलेंगे, नीचे खुलकर बढ़ेंगे। और अगर आज 3:30 बजे के ट्रेंड के विपरीत अमेरिकी बाजार मजबूत होकर जो बंद हो जाए तो फिर तो भारतीय बाजार क्या रफ्तार दिखाएंगे, देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा। नया लाइफ हाई फिर से कल बनाने की कोशिश होगी। अगर कमज़ोर खुले तो कहाँ मिलेगा सपोर्ट, ये देखना इंटरेस्टिंग है। 19,300 सपोर्ट का काम करेगा और एक बार 19,525 को पार निकलने के बाद बाजार तेज़ दौड़ लगाते हुए नजर आए, क्योंकि ऊपर फिर मैदान एकदम खाली है, खुला नीला आकाश जिसे आप कहते हैं, अनचार्टेड टेरिटरी, जो लेवल आपने पहले कभी देखे नहीं। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 45,050, 45,150, ये 100 पॉइंट की रेंज कल बेहद मजबूत सपोर्ट का करेगी आपके लिए काम। और 45,500 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट है, उसको पार करके निकले तो 45,650 के पुराने लाइफ हाई की तरफ जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में चुनिंदा तेजी का एक्शन बरकरार रहेगा। ग्लोबल संकेतों के दम पर शुरुआत करेंगे, लेकिन बढ़ेंगे हमारे अपने संकेतों के दम पर। हफ्ते के आखिरी दिन भी पूरा ट्रेंड, मूड, माहौल और बाजार का टोन और स्ट्रक्चर वही रहने की संभावना है जो पिछले 2 हफ्ते से आप देख रहे हैं, यानी कि बाय ऑन डिप्स का, बाय ऑन एवरी डिप्स का। और आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया हमारे साथ है। सुमित जी, स्वागत करते हैं। बताइए कल के बाजार में कहाँ ऑप्शन नजर आ रहे हैं आपको? गुड इवनिंग। कल के बाजार में 2 स्टॉक है मेरे पास, दोनों तेजी की तरफ के हैं। मार्केट्स में अभी तक तेजी जारी है, तो बाई साइड के स्टॉक ही ढूंढे हैं। पहला स्टॉक है जीएमआर इंफ्रा। जीएमआर इंफ्रा का 45 रुपए वाला कॉल ₹1.25 के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 45 का कॉल ₹1.25 के आसपास खरीदारी करे। 0.75 पैसे का नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर में टारगेट ₹2 से लेके ₹2.5 तक के देखने को मिल सकते हैं। तो पहला स्टॉक जीएमआर इंफ्रा 45 वाला कॉल लेके चलने का सलाह रहेगा। दूसरा स्टॉक फार्मा सेक्टर का डॉक्टर रेड्डी के अंदर अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, स्टॉक में तेजी जारी है। यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। 5200 का कॉल 130 के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 110 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में टारगेट 150 रुपए से लेके 170 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। तो दूसरा स्टॉक डॉक्टर रेड्डी में 5200 का कॉल लेके चलने का सलाह रहेगा। ये 2 स्टॉक मेरी तरफ से रहेंगे कल के लिए। जी,
धन्यवाद करते हैं सुमित जी आपका कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। आइए अब लंबी अवधि की स्ट्रैटेजी पर भी चर्चा करते हैं और अविनाश जी जानना चाहेंगे आपकी वैल्यू पिक कौन सी है। स्वाति, जो मेरी वैल्यू पिक है वो एक पेपर कंपनी है और कंपनी का नाम है ओरिएंट पेपर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये सीके बिरला ग्रुप कंपनी है और बेसिकली टिश्यू पेपर, राइटिंग और प्रिंटिंग पेपर में काम करती है और ये दोनों सेगमेंट्स वैल्यू एडेड सेगमेंट्स है। इनफैक्ट पिछले साल कंपनी के लिए बहुत ही बेहतरीन थे। 943 करोड़ का टॉप लाइन पे इन्होंने 162 करोड़ का कामकाजी मुनाफा और 98 करोड़ का प्रॉफिट किया था। कंपनी ने बिल्कुल टर्न अराउंड FY23 में किया था। इसका एकमात्र कारण था कि ग्लोबली जो पेपर की कैपेसिटीज है वो काफी कम हो चुकी है और डोमेस्टिक मार्केट में पेपर के प्राइसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। ये सिलसिला मेरे ख्याल से इस साल भी कंटिन्यू होगा, तो डेफिनेटली आने वाले साल में भी अच्छी खासी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। सबसे नोटवर्दी बात है कि इन्होंने चौथी तिमाही में 26% का कामकाजी मार्जिन रिकॉर्ड किया है, जो रिकॉर्ड हाई है। तो हमको लग रहा है कि आने वाले साल में भी ये मार्जिन पॉसिबल लग रहे हैं और करीबन 1100 करोड़ का रेवेन्यू और करीबन 125-30 करोड़ का प्रॉफिट FY24 के लिए कंपनी रिकॉर्ड कर सकती है। तो मोटा मोटी हमको लग रहा है कि कम से कम 55-56 का टारगेट प्राइस इस लेवल से आपको इस स्टॉक में मिलेगा। करंट प्राइस 41 है, तो मुझे लग रहा है कि इस प्राइस पे जरूर एक निवेश बनता है। अगले 6 से 12 महीने के लिए हमारा टारगेट प्राइस यहाँ पे 56 है। ओरिएंट पेपर में लंबी अवधि की खरीदारी की सलाह अविनाश गुरक्षकर जी की तरफ से। बहुत धन्यवाद करेंगे अविनाश जी आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।